हेलो गाइस, कैसे हो। आज से हम कोर जावा का स्टार्ट कर रहे हैं। बराबर। तो सबसे पहले तो हमें यही क्लियर होना चाहिए कि हम जो भी जावा लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उसका रीज़न क्या है। वाई वी यूज़ जावा, जावा क्यों सीखना चाहिए। तो देखो, अगर हम कोर जावा सीखेंगे तो उसके अंदर हमें सी के भी फंडा क्लियर हो जाएंगे, सी प्लस प्लस के भी फंडा क्लियर हो जाएंगे। और प्लस पॉइंट, अगर कोर जावा अगर हमारा क्लियर हुआ तो जावा के रिलेटेड जो एंड्रॉयड लैंग्वेज है वो भी हमें डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगी। और प्लस पॉइंट हमारा ये है कि कोर जावा करने से हमारे लॉजिकली फंडा इतने स्ट्रांग हो जाता है कि समझो कि कोई भी अदर लैंग्वेज हमें सीखनी हो, लाइक एंगुलर है, आयोनिक्स है, जावास्क्रिप्ट है, या कोई भी लैंग्वेज, बराबर, तो आप बहुत ही इजीली सीख सकते हो। तो मैं एक आपको प्रैक्टिकली भी समझाना चाहूँगा आज कि आपको हमेशा इतना दिमाग में तो क्लियर रखना चाहिए कि लैंग्वेज जैसा कभी कुछ होता नहीं है। मतलब मैक्सिमम पब्लिक पूछती है इधर आके कि सर मुझे कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज में सीखूं, बराबर। तो देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाऊं कि आज हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो हम पहला स्टार्टिंग क्या सीखते हैं कि उसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, उसका एनवायरनमेंट सेटअप कैसे करते हैं, बराबर, और उसी लैंग्वेज के अंदर हेलो प्रोग्राम कैसे होता है। वही हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। किसी भी लैंग्वेज की अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे पहला हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही ये होता है कि उस लैंग्वेज में हम इंस्टॉलेशन सीखे, इंट्रोडक्शन जिसको बोला जाता है, एनवायरनमेंट सेटअप या कुछ भी, राइट। अब एक सिंपल सी बात समझो कि आज मैं जावा की बात करूं तो आज के लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं, सबसे जावा का इंट्रोडक्शन और जावा का सेटअप। बिकॉज अगर मैं कल से स्टार्ट करना चाहूँ सी के फंडा तो आपको एटलीस्ट जावा का जो सेटअप है और उसकी सिंटैक्स है वो क्लियर होनी चाहिए, राइट। क्योंकि हम 15 दिन या 20 दिन तक सी के ही फंडा पढ़ने वाला है, मैक्सिमम 1 मंथ भी हो सकता है। टोटली सी के ही फंडा क्लियर करेंगे। उसका रीजन, आज कोई भी लैंग्वेज आप ओपन कर लो, समझ लो कि आज कोई भी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल ओपन कर दो, जावा ट्यूटोरियल ओपन कर दो, तो इधर देखो, ऑब्जेक्ट, क्लास, कंस्ट्रक्ट, बेसिक, डेटा टाइप, वेरिएबल, मॉडिफायर्स, लूप, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रिंग, एरे, डेट, मेथड्स, ठीक है। अब अगर आप PHP लैंग्वेज का ट्यूटोरियल्स ओपन करो, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, ऑपरेटर, डिसीजन मेकिंग, लूप, एरे, स्ट्रिंग और फंक्शंस, फंक्शंस यानी मेथड्स, कोई भी, आज समझ लो कि आप पाइथन ढूंढ लो, हर एक लैंग्वेज में आएगा क्या, देखो कॉमन ही चीज होगी। जो किसी भी लैंग्वेज का जो स्टार्टअप है, चलो इसमें थोड़ा अलग होगा, इसको छोड़ दो, कोई भी, आज गो लैंग्वेज देख लो, सी। मतलब मैं आपको प्रैक्टिकली बोलूंगा, देखो यहां हमारे वीडियो में कोई भी चीज थियोरेटिकल चलने ही नहीं वाली, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली यही चीज समझाना चाहता हूं कि हर एक लैंग्वेज में फर्स्ट लेक्चर डिफरेंट होता है, उसके बाद के 15 से 20 लेक्चर कॉमन होते हैं। उसका रीजन, हाँ, सिंटैक्स जो लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो उसी की आएगी, बाकी जो फंडा बोलते हैं, कंसेप्ट बोलते हैं, वो हर एक लैंग्वेज में सेम होता है। और वो फंडा को क्या बोलते हैं, सी लैंग्वेज के फंडा। मतलब सिंपल सी बात है, डेटा टाइप, एरे, लूप, कंडीशन, फंक्शंस, ये सारे जो 5 टॉपिक्स है वो हर एक लैंग्वेज में कॉमन ही होते हैं। तो आज हम जो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो जावा के रिलेटेड होगा। कल से हमारा कॉमन स्ट्रक्चर चालू हो जाएगा, सी के फंडा, सिंटैक्स होगी जावा, फंडा हो गए सी के। तो आइए हम पहले जावा का सेटअप पढ़ते हैं।
ठीक है। साथ ही साथ मैं पढ़ाता भी जाऊंगा कि जावा की क्यों जरूरत पड़ी और सबसे बड़ी लैंग्वेज जावा क्यों मानी जाती है, जावा क्यों सिक्योर लैंग्वेज है, जावा क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, वो सारी चीज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता जाता हूं। तो सबसे पहले कोई भी बंदा हेलो प्रोग्राम करेगा, किसी भी लैंग्वेज की मैं बात करूं, ठीक है। तो पहले आइए हम एक जावा में हेलो प्रोग्राम टाइप करते हैं। मैं कोई भी एडिटर ओपन कर देता हूं। तो मैंने सिंपल सा नोटपैड एडिटर ही ओपन किया, ठीक है। अब मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है, मैं फर्स्ट लेक्चर में जावा पढ़ रहा हूं, बराबर। मुझे जावा के रिलेटेड या सी का थोड़ा बेसिक नॉलेज है, बाकी कोई नॉलेज नहीं है। मैं उसी हिसाब से आपको जावा पढ़ाऊंगा, ठीक है। समझ लो कि मुझे बेसिक जावा का कोई नॉलेज नहीं है, पर सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस क्लियर है सी एंड जावा के बीच में कि सी लैंग्वेज थी तो सी प्लस प्लस क्यों आई, सी प्लस प्लस लैंग्वेज थी तो जावा क्यों आई। इतना पहला आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। तो देखो, सी लैंग्वेज थी, उसमें कंसोल एप्लीकेशन बनती है। सी प्लस प्लस में भी कैसी एप्लीकेशन बनती थी, कंसोल एप्लीकेशन। अब आधे लोग बोलेंगे सर कंसोल एप्लीकेशन क्या होता है। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम एप्लीकेशन सीएमडी जैसी विंडो में रन होती है, इसी विंडो के अंदर पूरा सॉफ्टवेयर रन होता है। इस विंडो के अंदर जो रन होता है ना सॉफ्टवेयर, उसको कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बोला जाता है, ठीक है। पर अब सी में पूरे सॉफ्टवेयर बनते थे, सी का मतलब हम यूज करके पूरी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो पहला डिफरेंस सी प्लस प्लस की जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड सी प्लस प्लस, हम क्यों सीखे, सी प्लस प्लस के फंडा क्यों सीखे, जो जावा के अंदर क्यों आए। तो देखो, सी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, सी के अंदर कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनती थी जो इसके अंदर ओपन होती थी। सॉफ्टवेयर पहले पब्लिक इसी के अंदर यूज भी करते थे, बराबर। मैं सी और सी प्लस प्लस के बीच में डिफरेंस समझाना चाहूंगा कि दोनों में बनती तो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन ही है, फिर भी अपडेटेड वर्जन सी प्लस प्लस क्यों आया, बराबर। तो सी और सी प्लस प्लस के बीच में डिफरेंस था प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये डिफरेंस था। अब सर प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस क्या है, मैं बहुत ही डीपली जा रहा हूं। जावा से सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस से सी, सी से सी प्लस प्लस, वापस जावा आऊंगा, ठीक है। कंसोल से डेस्कटॉप जाऊंगा, डेस्कटॉप से वेब जाऊंगा, एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। आप पूरा ध्यान से कंसेप्ट को समझना, मैं क्या समझाना चाहता हूं कि सबसे पहले प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज ढूंढी गई थी जिसका नाम सी था, उसमें कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनती ही थी। पर कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी, सी प्लस प्लस की जरूरत क्यों पड़ी। तो एक सिंपल सी बात समझो, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में प्रॉब्लम यह होता है कि ऐसे, मैं इस फाइल को ई ड्राइव में एक फोल्डर बना देता हूं, बेसिक जावा करके, हमारे सारे प्रोग्राम में इसी के अंदर लिखूंगा, ठीक है। ये मैंने वो फाइल सेव कर दी। हम इधर की बात करें, सी प्रोग्राम, समझ लो कि इसी फाइल के अंदर b.c, सिंपल सी बात है। अगर सी सीखना है तो एक्सटेंशन .c आएगा, सी प्लस प्लस सीखना है तो CPP आएगा, अगर जावा सीखना है तो .java आएगा, HTML करना है तो .html आएगा, .php एंड्रॉइड नहीं आता, पाइथन के लिए, ठीक है। कहने का पर्पस यह है कि सी के अंदर सब कुछ बनता था, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन।
सी प्लस प्लस की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज? प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में होता ये था कि एक मेन मेथड बनती थी। मैं पूरा स्ट्रक्चर लिखने नहीं बैठूंगा, सीखा, ठीक है, आप सिंपल सी बात समझो मेरी। ये मैंने एक मेन मेथड बनाई, इतना तो आपको क्लियर होगा कि सी का अगर मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं और उस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो बाहर भले ही मैंने 500 फंक्शन बनाए हो, अब आपको यह भी क्लियर नहीं होगा कि व्हाट इज फंक्शन। धीरे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। पर इट्स अ चैलेंज। विदाउट सी प्लस प्लस में आपको जावा सिखाने जा रहा हूं, ठीक है? तो आप बस ध्यान से समझो, एक्सेप्ट करो और मेरे सारे वीडियोस देखते जाओ। आपको सिंपली जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे सारे फंडा ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे। समझ लो कि मैंने ऐसे 500 फंक्शन बनाए, बराबर, एज अ रिक्वायरमेंट। मैं कॉल तो किस में करने वाला हूं? मेन मेथड में। अगर मैंने मेन मेथड में कॉल नहीं किए और इस फाइल को मैं अगर रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? कुछ नहीं, क्योंकि आउटपुट स्टार्ट कहां से होता है? मेन मेथड से। इज इट क्लियर? मेन मेथड से अगर मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है सी की लैंग्वेज में, तो अगर इस मेन मेथड में मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। मेन मेथड के अंदर जो लिखा होगा वो आउटपुट आएगा। तो मेरी बात समझो, सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम ये था कि मेन मेथड में जो लिखते थे वो आउटपुट आता था परंतु जावा में भी यही होगा, पर दोनों के बीच में या सी प्लस प्लस में भी, तीनों के बीच में, सी प्लस प्लस या सी की बात करें तो दोनों के बीच में डिफरेंस ये था कि सी के अंदर एक ही फाइल बनती थी। अगर मुझे पूरा सॉफ्टवेयर बनाना हो तो पूरा सॉफ्टवेयर मुझे एक ही फाइल के अंदर लिखना पड़ता है, बिकॉज इट्स अ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब यह है कि एक ही फाइल बनती है, एक ही फाइल में पूरा कोड लिखा जाता है और एक ही फाइल रन होती है। अगर मैंने एक फाइल के अंदर कोई फंक्शंस बनाए, कोई वेरिएबल्स लिया, अगर मुझे उसको दूसरी फाइल के अंदर एक्सेस करना है तो मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा इन सी लैंग्वेज, बिकॉज इट्स अ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। एक ही प्रोसेस में पूरे प्रोग्राम को रन करती है, वो स्ट्रक्चर या टुकड़ों में डिवाइड नहीं करती पूरे प्रोग्राम को। इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है कोड को समझने के लिए अंदर। अगर मैं सी प्रोग्राम की बात करूं तो अगर सी प्रोग्राम आप बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो और सी के अंदर आप अगर बनाओगे तो प्रॉब्लम यह होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी कोड के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, समझने में और टाइप करने में भी, क्योंकि एक ही फाइल में मुझे पूरा प्रोग्राम लिखना होगा। समझ रहे? अब अगर सी प्लस प्लस की मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर, क्लास आया तो बेनिफिट क्या हुआ? मैं 10 लाइन के कोड को एक क्लास में डाल दिया, दूसरे 10 लाइन के कोड को दूसरे क्लास में डाल दिया, तीसरे क्लास में डाल दिया, चौथे क्लास में डाल दिया, पांचवें क्लास में डाल दिया। मतलब मैंने एक ही फाइल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग क्लास में। सिंपल देसी भाषा में समझाऊं तो प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डिफरेंस इतना, प्रोसीजर ओरिएंटेड में एक ही फाइल में सारा कोड लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में उसी कोड को डिवाइड करके अलग अलग क्लास में लिखा जाता है, पर कॉल तो कहां होगा? मेन मेथड में ही। पर क्या होगा? कोड कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी एज पर यूजर समझने के लिए, एज पर सिस्टम एग्जीक्यूट करने में। इज इट क्लियर? ओके। अब मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड के बीच में तो आपको डिफरेंस पता चल गया कि एक फाइल का कोड मैं दूसरी फाइल में एक्सेस करना चाहूं तो अगर क्लास होगा तो मैं ऑब्जेक्ट बनाकर एक्सेस कर सकता हूं, प्रोसीजर ओरिएंटेड में एक ही फाइल में लिखा जाता है। अब आप सी ना पढ़ो, सी प्लस प्लस ना पढ़ो और डायरेक्ट जावा भी आप पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक सिंपल सी बात समझो, जो मैं एक फाइल में कोड लिख रहा था वही कोड मैं डिस्ट्रीब्यूट में लिखने वाला हूं। तो आपको कोड सीखना है या स्ट्रक्चर सीखना है? मतलब सिंटैक्स से मतलब है, कभी भी अगर आप डेवलपर बनना चाहते हो तो कभी भी आप सिंटैक्स के पीछे मत भागो, क्योंकि अगर आप सिंटैक्स के पीछे भागोगे तो सिंटैक्स रट्टा मार मार के मतलब पूरा टाइम चला जाएगा, पर आप लैंग्वेज कभी नहीं सीख पाओगे। आप अगर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो
तो हमेशा आप फंडा के पीछे भागो। मेरे जितने भी वीडियोस में अपलोड करता हूं उनमें एक ही चीज कॉमन होती है कि मैं लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड रहता ही नहीं हूं, फंडा के पीछे भागता हूं। और आपको भी फंडा के पीछे ही भागना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो तो वहां आपको कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि तू पीएचपी में वर्क करता है, जावा में। वो आपके चेक करेंगे फंडा, ठीक है। अब हमने जो फाइल बनाई थी उसी को मैं वापस ओपन कर देता हूं। बेसिक जावा। अब देखो, इधर हम जो बात कर रहे थे सी और सी प्लस प्लस की, तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि दोनों में कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन ही बनती है। पर सी से अच्छा कौन? सी प्लस प्लस। फंडा सी के ही सी प्लस प्लस में एक्सटेंड होते हैं। सिंटैक्स भी 99% सी की ही सी प्लस प्लस में यूज होती है। बस डिफरेंस इतना है, सी के अंदर डायरेक्टली लिखता है, सी प्लस प्लस में क्लास के अंदर लिखता है। बस इट्स अ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, इट्स अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसमें सारी चीज क्लास में लिखी जाती है। बाकी दोनों में यूज तो क्या होता है? कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन ही बनती है। अब एक सिंपल सी बात समझो, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनती थी, आपको कोड में कोई दिक्कत नहीं है, सी से अच्छा सी प्लस प्लस हो गया, बहुत सारी एप्लीकेशन बनी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन में। पर अब कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन सबको पसंद नहीं होती। ऐसे काले डिब्बे में अगर एप्लीकेशन आपको ही रन करने को बोले सॉफ्टवेयर, समझ लो कि इसके अंदर गूगल ओपन हो रहा है, कैसा लगेगा? समझ रहे हो आप? तो इसका सॉल्यूशंस करने के लिए बहुत पहले उन्होंने डेस्कटॉप एप्लीकेशन निकाली। अभी तो वेब एप्लीकेशन चल रहा है, आप समझो। पहले तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन आई, उसके लिए उन्होंने जावा लैंग्वेज ढूंढी जिसके अंदर कंसोल, डेस्कटॉप, वेब तीनों एप्लीकेशन बनती है। इट्स अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखो, अगर कोडिंग वाइज जाए तो प्रोसीजर से अच्छा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था, इतना तो क्लियर ही आपको हो गया होगा। तो जो भी नई लैंग्वेज खोजेंगे वो तो सीधी बात है वो लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही खोजेंगे। तो जावा इट्स अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, मतलब सी के अंदर जो कोड लिखता हूं और जावा में मैं लिखूंगा, दोनों में डिफरेंट इतना होगा, सी में डायरेक्ट, जावा में क्लास के अंदर। कुछ भी लिखो क्लास के अंदर कंपलसरी लिखना पड़ेगा, बाकी कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। आज के लेक्चर के बाद जो कल का लेक्चर होगा, मैं कुछ नहीं करने वाला, क्लास बनाऊंगा, मेन मेथड बनाऊंगा, उसके अंदर सी के फंडा ही लिखूंगा। बस रन कंपाइल करने का तरीका सी से थोड़ा डिफरेंट होगा, दैट्स ऑल। जावा हम इसलिए सीखेंगे क्योंकि उसमें कंसोल, डेस्कटॉप और वेब तीनों एप्लीकेशन हमारी बन जाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज से बेनिफिट क्या होता है वो आपको समझा। दूसरा बेनिफिट मैं अभी आपको रियल प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से और कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जावा का एक हल्लो का प्रोग्राम लिखते हैं। इतना तो आपको क्लियर हुआ कि कुछ भी लिखूंगा, किसके अंदर लिखूंगा? क्लास के अंदर। सी के अंदर भी एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होता था? मेन मेथड से। जावा में भी एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा? मेन मेथड से ही। पर सी और जावा में मेन मेथड की क्या होगी? सिंटैक्स थोड़ी चेंज। अब मेथड माने फंक्शन, फंक्शन कभी चेंज नहीं होता। फंक्शंस जैसे मैं लास्ट लेक्चर, मतलब सी के लास्ट फंडा में मैं आपको फंक्शन के ही कंसेप्ट आपको क्लियर करवाने वाला हूं, ठीक है। अब इधर अब देखो, मैं आपको जो कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, प्लीज 2 मिनट ध्यान से समझना। मैं आपको अभी सिर्फ 1 मिनट के लिए फंक्शन या मेथड, इनबिल्ट होती है मेथड, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, फंक्शन की
मैं आपको सिंटैक्स समझा देता हूं, ठीक है। जो इतने दिन से आप सी में मेन मेथड बोलते थे, ठीक है, उसकी बेसिकली अगर मैं यूजर डिफाइंड भी मेथड बनाता हूं जो इनबिल्ट है या यूजर डिफाइंड है, मेथड की बेसिक सिंटैक्स क्या होती है? रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, ये कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, बॉडी पार्ट, फंक्शन का ये बेसिक सिंटैक्स है। अब कोई भी लैंग्वेज पढ़ लो। अब सर मेरा फर्स्ट लेक्चर है, मुझे तो ये बहुत अपर से जा रहा है, पर मैं भी क्या कर सकता हूँ डियर? एक सिंपल सी बात समझो, आज सी लैंग्वेज आप पढ़ते हो, प्रोग्रामिंग की सबसे फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है? सी। उसके अंदर आप हल्लो का प्रोग्राम करते हो तो क्या करते हो? वॉइड मेन प्रिंट एफ हल्लो, ऐसा ही लिखोगे ना। उन्होंने भी आपको बताया कि फंक्शन की सिंटैक्स क्या है। पहले डायरेक्ट फंक्शन लिख दिया, सीधा आउटपुट आ जाता है ना। मतलब सब लोग क्या करते हैं? रट्टा मारना। हमें रट्टा नहीं मानना है। फंक्शन कैसे बना होगा, फंक्शन को हम कैसे कॉल करते हैं, वो अगर आपको डीपली समझना हो तो मेरा 6 नंबर का जो टॉपिक है, जो मैं फंक्शन आपको डीपली पढ़ाने वाला हूं, उसमें आपको 100% क्लियर हो ही जाएगा। अभी के लिए आपको भी सेम टू सेम वही चीज समझना पड़ेगा, या तो याद रखना पड़ेगा कि फंक्शन का सिंटैक्स क्या है। रिटर्न टाइप का क्या मतलब है डीपली समझाऊंगा। फंक्शन का नाम कोई भी ले सकते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या है, बॉडी पार्ट क्या है, वो सब कुछ मैं आपको डीप में समझाने वाला हूं। पर अभी के लिए आपको ये मान लेना पड़ेगा कि जो सी के अंदर वॉइड मेन लिखता था, उसी की जगह मैं जावा के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो आर्ग्यूमेंट मैंने अभी बताया आपको, सी में यही चीज ऐसे लिखी जाती है, वही चीज मैं जावा में कैसे लिखूंगा? ऐसे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम। इधर आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है, इसलिए पास नहीं किया। जावा के अंदर जरूरत है, इसलिए पास किया है। क्यों जरूरत है? दूसरे तीसरे चौथे लेक्चर में आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो ही जाएगा। सिंपल, इधर हम प्रिंट टाइप लिखते हैं, प्रिंट करने के लिए। जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, उसमें कोई भी चीज क्लास से ही होगी, ऑब्जेक्ट से ही होगी। आउट ऑब्जेक्ट से, सॉरी, प्रिंट हेलो। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या लगता है आपको? ये printf फंक्शन है, ये डायरेक्ट कॉल हुआ, बिकॉज इट्स अ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। इधर कोई चीज क्लास के अंदर लिखी नहीं जाती। इट्स अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसमें कोई भी चीज, ये फंक्शन भी कॉल किया है मैंने, आउट ऑब्जेक्ट से किया है। सिस्टम क्लास के अंदर आउट ऑब्जेक्ट्स के यूज से मैंने प्रिंट फंक्शन कॉल किया है। मतलब मैं बोलूं ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ फंडा के पीछे भागना चाहिए, नहीं के सिंटैक्स के पीछे। बस इतना कॉन्सेंट्रेट कर दो, अगर सी में कोई टाइप कर रहा हो तो वो प्रोसीजर ओरिएंटेड होगा, विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट क्लास होगा। वही चीज जावा के अंदर ऑब्जेक्ट के साथ होगी बस। बाकी जो सी के फंडा है वही सभी लैंग्वेज में कॉमन रहेंगे। वो मैंने अभी आपको पाइथन के अंदर, पीएचपी के अंदर, गो लैंग्वेज में, सभी के अंदर मैंने आपको दिखाया। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा हल्लो का प्रोग्राम था। अब इसको मुझे रन करना है, तो मुझे सबसे पहले इस फाइल को कंपाइल करना होगा, उसके बाद ही मैं इस फाइल को रन कर पाऊंगा। इस फाइल को मैं जब कंपाइल करूंगा तब इसकी बाइट कोड फाइल, मतलब जो मशीन समझती है वो फाइल जनरेट होगी। उसके बाद जो मशीन समझती है वो फाइल को मैं क्या करूंगा? रन, तब जाके मेरा आउटपुट आएगा। कौन कंपाइल करेगा?
कंपाइल करने के लिए आपके सिस्टम में क्या इंस्टॉल होना चाहिए, सभी चीज। तो मैं आपको इधर 4 लेवल समझाता हूं। जावा की फाइल के आउटपुट लाने के, अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आपकी सिस्टम के अंदर कौन से 4 चीज चाहिए, वो 4 चीज मैं आपको समझाता हूं। तो पहला, जावा कंपाइलर, जो कंपाइल करेगा फाइल को। दूसरा, लाइब्रेरी, जहां होल जावा डिफॉल्ट कोड स्टोर, ठीक है। थर्ड चीज चाहिए, जावा वर्चुअल मशीन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है जेवीएम, जो सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। फोर्थ चीज, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, JRE, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है JRE, जिसका काम है बाइट कोड को रन करना। तो आपको इतना तो क्लियर हुआ होगा, ये मैंने जो 4 पॉइंट लिखे उस हिसाब से, कि कौन क्या करेगा, ठीक है। अब सभी की जरूरियात समझते हैं। आपको जावा कंपाइलर क्यों इंस्टॉल करना होगा? तो एक सिंपल सी बात समझो यार, जावा इज अ वेरी बिग लैंग्वेज, वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ठीक है। आज इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज बनाई है जावा वालों ने, ठीक है। तो उसके अंदर अगर जावा कंपाइलर ना हो और सीधी आपकी फाइल रन हो, ठीक है, अगर आपके फाइल के अंदर आपने तेरे नाम का सॉन्ग डाल दिया, डॉट जावा से आपने सेव कर दिया फाइल को, मैं अब समझना, एक एक वर्ड, एक एक लाइन को मैं समझाऊंगा वेरी डीपली, ठीक है। समझ लो कि आपने तेरे नाम का सॉन्ग डाल दिया, a.java फाइल को सेव करते हो। कंपाइल, लाइब्रेरी, वर्चुअल मशीन कुछ नहीं है, सीधा आप फाइल को रन करते हो, ठीक है। जब रन करेगा तब उसको पता चलेगा, ओहो दिस इज अ रॉन्ग कोड, दिस इज अ सिंटैक्टिकल एरर। तो ये बात सही है कि गलत है? ऑफ कोर्स गलत है, क्योंकि फाइल जब रन हो तब पता नहीं चलना चाहिए। जब फाइल रन हो तब तो वो कोड एक्यूरेट होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ताकि बस सीधा रन करने का ही बचे। ये पहली चीज हो गई, ठीक है। दूसरी चीज, अगर यही फाइल रन होती हो तब तो सिक्योरिटी जैसा कोई रहा ही नहीं। आप समझना, मैं पॉइंट टू पॉइंट सब चीज समझाऊंगा। अगर a.java फाइल ही डायरेक्टली रन होती हो, समझ लो कि इसके अंदर कोड परफेक्ट लिखा है, परफेक्ट लिखा है, उसके बाद भी अगर इस 3 की चीज की आपको जरूरत नहीं लग रही है, आपको अभी यही फाइल रन हो रही है, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि जब आप पूरा सॉफ्टवेयर बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी क्लाइंट है उसको सारी ये जो आपने कोड लिखा है, ये जो फाइल है, वही आपको उसको दे देना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया ना, आपका कोड सिक्योर ही नहीं रहा। मतलब आप क्लाइंट को सोर्स कोड दे रहे हो
जो आपने लिखा है, आपने आपकी खून पसीने की जो मेहनत है, पूरा सॉफ्टवेयर बनाया है, वो सारा कोड आपको उसको देना पड़ेगा। वो चीज किस में होती है? पीएचपी में, पाइथन में। जो लैंग्वेज सोर्स से बाइट कोड नहीं बनाती, और जो फाइल, जिस लैंग्वेज में बाइट कोड रन नहीं होता, डायरेक्टली सोर्स फाइल ही रन होती है, इट्स अ रॉन्ग। बिकॉज आपको उसको पूरा सोर्स कोड देना पड़ता है। हाँ, वो बहुत बात की बात है कि वो बाइट कोड की भी, बाइट को भी वो डीसीरियलाइज करे और वापस सोर्स कोड गेट करे, वो बहुत बात की बात है। और वो 10% ही पब्लिक कर सकते हैं। अगर मैं उसमें भी लॉकिंग सिस्टम लगा दूं तो वो पब्लिक वो भी नहीं कर पाएंगी। समझ रहे हो? परंतु मैं ये डॉट जावा फाइल के अंदर मैंने जो लिखा है, पूरा प्रोग्राम लिखा है, अगर मैं क्लाइंट को पूरा सोर्स कोड दे दूंगा तो वो तो उसी को एक्सटेंड करके दूसरा सॉफ्टवेयर बना लेगा, दूसरे को बेच देगा। इसका सॉल्यूशंस क्या? तो कि मैं क्लाइंट को कुछ ऐसा कोड दूं जो उसको समझ ही ना आए, जो सिर्फ किसको समझ आए? मशीन को समझ आए, क्योंकि उसको तो सिर्फ रन करना है ना। समझ रहे हो? उसके लिए ये जरूरी है स्टेप। सिक्योरिटी के लिए ये स्टेप जरूरी है, सोर्स टू बाइट कोड। और रन कौन होना चाहिए? बाइट कोड। ये दो स्टेप आपको नीड लगे, मैंने जैसे समझाया उस हिसाब से। अब मैं इन दो स्टेप की नीड समझाता हूं आपको। एक सिंपल सी बात समझो, सोर्स कोड टू बाइट कोड। जब आपने ये कोड लिखा है उसमें सिंटैक्स ही गलत है। ब्रैकेट करना था पर नहीं किया, सेमीकोलन करनी थी पर नहीं की, प्रिंट की जगह प्रिंट लिख दिया। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? ये फाइल सीधी सोर्स से बाइट हो गई, समझ लो कि बाइट में हो गई। जब रन होगा तब पता चलेगा, ओ शिट, इसमें प्रिंट लिखना था, प्री हो गया। तो ये तो बात गलत हो गई ना। तो इसका एक और एक मात्र यह सॉल्यूशन है कि पहले फाइल कंपाइल हो। कंपाइल का मतलब ही क्या? एरर चेक। कैसी एरर? सिंटैक्टिकल एरर चेक। फिलहाल मैं एक्सेप्शन की बात नहीं करूंगा, जब एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लास्ट लेक्चर में सीखेंगे, मतलब बहुत आगे आएगा, तब आपको ये वापस मैं 2 मिनट समझाऊंगा। पर अभी आपके एज पर नॉलेज, आपके जजमेंट के हिसाब से मैं समझाता हूं सिंटैक्टिकल एरर, लाइक ऐसी। ठीक है? तो एक सिंपल सी बात समझो, अगर हम सिंटैक्टिकल एरर है फाइल के अंदर, अगर वो कंपाइल टाइम पे ही पहले चेक कर ले, सोर्स टू बाइट कोड बने ही नहीं। सीधी बात है, बाइट कोड बनाने की जरूरत है भाई? नहीं है। फालतू लोड लेने की क्या जरूरत है? मतलब वो वही, यही से क्या हो जाएगा? स्टॉप। मतलब ये दो स्टेप हो गए ही नहीं। अगर सिंटैक्टिकल एरर है, वो कंपाइल करेगा, कंपाइल होके वैसी ही फाइल इधर आएगी जो फाइल में एरर नहीं होगी। और ये परफेक्ट है कंसेप्ट, यही होना चाहिए। अब इसकी बात करें, इसकी क्यों जरूरत पड़ी भाई लाइब्रेरी की? अब मैं कोई भगवान तो हूं नहीं कि मैं जो लिखूंगा वो सही है। ये चीज कहीं ना कहीं तो लिखी हुई होगी, ये चीज कहीं ना कहीं लिखी हुई होगी, ये चीज कहीं ना कहीं लिखी होगी। मतलब के कोई तो ऐसी लाइब्रेरी होगी, कोई तो ऐसी किट होगी जो आपको सारे डिफॉल्ट फंक्शन, डिफॉल्ट कोड जिसको हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लिखा हो सिंटैक्टिकल। तो इतना तो क्लियर है कि जब ये पहला स्टेप होगा तब वो साथ ही साथ दूसरा स्टेप करेगा ही करेगा, क्योंकि कंपाइल एरर चेक ही वहीं से करेगा, लाइब्रेरी में से।
अगर लाइब्रेरी में चेक किया, कंपाइल किया, सिंटैक्टिकल एरर नहीं है, परफेक्ट कोड कंपाइल हो गया, उसके बाद वो सौंप देगा जेवीएम को, जो सोर्स से बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। अगर बाइट कोड आपका रेडी है तो वो बाइट कोड क्या होगा, रन होगा और आपके सामने आउटपुट आएगा। अब सर आपने ये थियोरेटिकल तो समझा दिया, हमें प्रैक्टिकल समझाओ तो हमें कुछ पता चले। लेट्स गो। अब प्रैक्टिकल के लिए मैंने ये फाइल सेव की। इस कोड का आउटपुट कहां आएगा, सीएमडी में। कहां आएगा, सीएमडी में, जिसको कमांड प्रॉम्प्ट बोला जाता है, जिसमें कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन का आउटपुट आता है। ये जो भी फिलहाल मैंने कोड लिखा है वो पूरा कोड किसका है, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस का। मैंने ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर दिया। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट यूज करना तो छोटे से छोटे बच्चे को भी आता है, आप लोगों को भी आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मैं 1-2 मिनट में जो जो यूजफुल कमांड है वो तो मैं आपको फिलहाल समझा ही दूंगा। क्या फिलहाल मेरी फाइल कहाँ पड़ी है, ई ड्राइव में, बेसिक जावा नाम के फोल्डर में। तो सीधी बात है, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, ई ड्राइव में। तो जिस ड्राइव में जाना हो उस ड्राइव का आप नाम लिख सकते हो, कॉलन करके एंटर कर सकते हो, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, ई ड्राइव में। अब आपको ई ड्राइव में किस फोल्डर में जाना है, जिस भी फोल्डर में जाना हो उसके लिए कमांड है cd स्पेस बेसिक जावा। अब फोल्डर में आ गए। अगर आपको फोल्डर पे से बाहर निकलना है, समझ लो कि आप गलती से किसी फोल्डर में आ गया है, तो विंडो क्लोज करके वापस नहीं आना है, cd डॉट डॉट कर सकते हो। cd वापस लिखोगे, वापस उस फोल्डर में आ जाओगे। आप टैब भी कर सकते हो, समझ लो कि आप बी लिख के टैब करोगे ना, तो ई ड्राइव में जितने भी बी नाम के फोल्डर होंगे वो सारे आ जाएंगे। आपको जिस फोल्डर में जाना है जा सकते हो। अब यही स्टेप हमें प्रैक्टिकली देखने हैं, 1, 2, 3 और 4। समझ लो कि आपकी सिस्टम एकदम न्यू है, एकदम न्यू फ्रेश। तो आप ये चीज नहीं लिखने वाले, पर आप ये क्लास बी, मेन मेथड, हेलो का कोड तो लिखोगे, a.java से सेव करोगे, इतना तो क्लियर है। कोड का मीनिंग, कोड का कंसेप्ट एक एक लाइव समझाता हूं, डोंट वरी, ध्यान से समझो। आपने कमांड प्रॉम्प्ट में आए, आपका पूरा न्यू लैपटॉप है, आपने गूगल पे सर्च किया कि सर आपने जो ये कंपाइल करने का मुझे बताया है, तो कंपाइल करने का कमांड क्या है, तो कमांड है जावासी। हमारी फाइल का नाम क्या है, a.java। मैंने इधर कमांड लिखा जावासी, a.java। जावासी यानी जावा कंपाइलर। अब सर आपने बोल दिया, हम कैसे मान ले सीधी बात है। जैसे मैं एंटर करूंगा, जैसे ही मैं एंटर करूंगा, इफ योर लैपटॉप न्यू, देन प्रेस यू दिस टाइप्स एरर जनरेटेड। ये क्या कहना चाहता है, अगर आपका पूरा लैपटॉप नया है, ठीक है, अगर आप जावा सी a.java लिख के जैसे एंटर करते हो, तो ये तो बोलता है कि जावा सी क्या है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो देखो एरर में भी क्या बोल रहा है, जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। मतलब ना ई ड्राइव में बेसिक जावा नाम के फोल्डर में पड़ा है जावा सी नाम का कुछ, ना एक्सटर्नल ही पड़ा है। ये ऐसा एरर दे रहा है आपको। ठीक है, मतलब आपके लैपटॉप में ऑफ कोर्स इतना तो आपको नॉलेज होगा कि हम कौन सा ओएस यूज कर रहा है, विंडोज। तो कोई ना कोई EXE फाइल ही होगी, इसके लिए भी कोई ना कोई EXE फाइल ही होगी, और इसके लिए भी कोई ना कोई EXE फाइल ही होगी, जो हमारी फाइल, हमारे इस कमांड को कंपाइल करेगा। सीधी बात है, एग्जीक्यूटर होगा ना, कंपाइलर होगा। ठीक है,
तो कहने का पर्पस ये है कि जावा c.exe फाइल करके कोई फाइल होनी चाहिए बेसिक जावा नाम के फोल्डर में, पर आपके बेसिक जावा नाम के फोल्डर के अंदर ऐसी कोई फाइल उसको तो नहीं मिल रही। नहीं है, इसलिए वो एरर दे रहा है। अब जैसे ही आप इस एरर को गूगल पे डालोगे, समझ लो मैं बोल रहा हूं वो फाइनल है, ठीक है। जैसे ही आप गूगल पे डालोगे आपको क्या बोलेगा कि जावा सी इंस्टॉल करो। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, जैसे इसके लिए एरर आई, जावा कंपाइलर आपने इंस्टॉल कर दिया, अब जावा कंपाइलर कंपाइल करेगा तब वो एरर है कि नहीं वो कहाँ चेक करने जाएगा? ऑफकोर्स लाइब्रेरी में चेक करने जाएगा। तो लाइब्रेरी भी आपके सिस्टम में होनी चाहिए, ठीक है। आपके सिस्टम में लाइब्रेरी भी होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज, अगर लाइब्रेरी है, दो चीज आ गई, ये दो चीज आ गई, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, एंटर, तो जावा कंपाइलर कंपाइल करेगा, लाइब्रेरी में चेक करेगा, सिंटैक्स नहीं है, तो उसके बाद सोर्स कोड में से बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए वापस से आपको कमांड लिखना पड़ेगा। नहीं, एक साथ 3 प्रोसेस होगी। कितनी? एक साथ 3 प्रोसेस होगी। कौन सी कौन सी? सिंटैक्टिकल एरर चेक करना, एरर चेक करेगा लाइब्रेरी में से, अगर नहीं है तो सोर्स कोड में से बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। वो कौन करेगा? जेवीएम। पर ये तीनों चीज आपको प्रोवाइड कौन करेगा? जावा डेवलपमेंट किट। तो आपको सबसे पहले आपकी सिस्टम में जेडीके डाउनलोड करना रहेगा। आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मेरी सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोडेड है। आई थिंक अगर किसी को डाउनलोड रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। मैं सडनली आपको फास्ट आउटपुट दे दूंगा, या तो मेरे मेल में पड़ी है लिंक, वो मैं आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगा। आप मुझे क्वेरी बॉक्स में या मैसेजेस में वीडियो में डाल सकते हो। मेरे पास जेडीके 8 पड़ा ही है, वो मैं यही लिंक जो भी आप मेरा आईडी दोगे मैं उसमें फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि आप उसको डाउनलोड कर सको और इंस्टॉल कर सको, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं वापस। अब मैं आपको बताऊं, जेडीके आपने डाउनलोड किया, ठीक है। ध्यान से समझना, जेडीके आपने डाउनलोड किया, समझ लो कि जेडीके आपके डाउनलोड फोल्डर में आ गया, समझ लो कि आ गया, ठीक है। यही है जेडीके की फाइल। आपने डबल क्लिक किया, नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल किया। इंस्टॉलेशन भी आपको कंप्लीट आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो हम इसी को वापस डाउनलोड कर देते हैं। साथ ही साथ हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ओह शिट मेरा सी ड्राइव भी फुल हो गया है, ठीक है। डाउनलोडिंग का सेटअप कर सकते हैं हम कि डाउनलोड कहीं और हो, या तो मैं फिलहाल ओके, हमने डाउनलोड का लोकेशन चेंज कर दिया है। अब ये डाउनलोड भले ही स्टार्ट रहे, हम हमारा दूसरा काम करते हैं और आगे समझते हैं, ठीक है। अभी जो हमने समझा,
और एक चीज और समझाना चाहूंगा। समझ लो कि आपने डाउनलोड कर दिया, अभी हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल करोगे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद की मैं बात करूं, ये 3 चीज तो आपको मिल जाएगी, पर ये तो बाकी रह गया जेआरई। तो गूगल पे आप सर्च करोगे ना, तो आपको जेडीके और जेआरई दोनों अलग मिलेगा, आपको अलग अलग इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, आप जेडीके 8 भी इंस्टॉल कर सकते हो, जेआरई 10 भी इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी वर्जन आपके ऊपर है, बराबर। पर आपको दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए कि आप एक इंस्टॉल करो और दोनों इंस्टॉल हो जाए। तो आपको पता नहीं, मैंने जो ये दिया ना, वो वही दिया है कि जो अगर आप ये इंस्टॉल करोगे ना, तो जेडीके एंड जेवीएम जेआरई तीनों चीज इंस्टॉल हो जाएगी, जेडीके जेवीएम जेआरई तीनों चीज इंस्टॉल हो जाएगी। अब इंस्टॉल समझ लो कि डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल मैंने प्रोग्राम फाइल्स में कर चुका हूं ऑलरेडी। तो आप सोचोगे सर यार आपके अंदर इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, देखो ये जावा का पूरा सेटअप इंस्टॉल्ड है, जेडीके और जेआरई दोनों इंस्टॉल्ड है, तो तब सर ये एरर क्यों आई? आपके अंदर तो इंस्टॉल था, फिर भी आपके अंदर क्यों एरर आई? तो ध्यान से समझो, उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है आफ्टर इंस्टॉल। समझ लो कि फिलहाल मेरी सिस्टम में मैंने कुछ नहीं किया है, डाउनलोड किया है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल किया, बस उसके बाद की पूरी प्रोसेस मैं आपको सामने दिखा रहा हूं। रहा सिर्फ क्या, इंस्टॉलेशन, वो चलो मैं लास्ट में बता देता हूं डाउनलोड होने के बाद, ठीक है। इंस्टॉल हो गया, अब ध्यान से समझो, एक आपने सीएमडी के अंदर ये जो कमांड लिखा javac.exe फाइल, वो आप ई ड्राइव बेसिक जावा के अंदर हो, आपकी javac.exe फाइल कहां पड़ी है, ये पड़ी, ठीक है। आपका कोड कहां पड़ा है ई ड्राइव में, इधर पड़ा है। तो कोई तालमेल ही नहीं है ना दोनों ड्राइव के बीच में, समझ रहे हो? तो आप ऐसा कर सकते हो, आफ्टर इंस्टॉलेशन इधर तक का पाथ कॉपी कर लो, ठीक है। इस ड्राइव के इस फोल्डर तक मैं क्या करता हूं, पाथ सेट करता हूं, सेट पाथ पेस्ट। ये क्या कर दिया मैंने, पाथ सेट कर दिया। अब अगर मैं जावा सी a.java लिखूंगा, तो ये जावा सी बेसिक जावा में आ गया, अब तो आ गया ना, मैंने पाथ सेट कर दिया। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा, ये फाइल कंपाइल हो गई, ये 3 प्रोसेस कंप्लीट हो गई। कहां, कैसे हम मान ले, तो आइए दिखा लेते हैं। सी, ये फाइल पहले थी नहीं थी, अब बन गई। ये फाइल तभी बनी जब कंपाइल 100% हुई, एरर नहीं था उस फाइल के अंदर, तभी इज इट पॉसिबल। अगर इस फाइल के अंदर सिंटैक्टिकल एरर है, मैंने इस फाइल को रिमूव कर दिया, वंस अगेन आई ट्राई, आ गया एरर। ये कौन दे रहा है, कंपाइलर, कंपाइलर कंपाइल कर रहा है, एरर दिखी, उसने स्टॉप कर दिया, बात फिनिश कर दी, समझ रहे? सोर्स कोड से बाइट कोड तो बहुत दूर की बात है, पर इसको एरर पता कैसे चली कि इधर ब्रैकेट करना है, लाइब्रेरी। इज इट क्लियर? लाइब्रेरी कहां है सर, आप लाइब्रेरी लाइब्रेरी कर रहे हो, कहां है? ये जेडी के आपको क्या देता है, लाइब्रेरी, ये सारी लाइब्रेरी है। आपको पता ना हो तो मैं बता दूं,
आप कंटिन्यू मेरे सारे लेक्चर देखते रहना। ये लाइब्रेरी जो जेडीके वाले ने बना कर दी है, वैसी अगर हमें खुद से बनानी हो ना लाइब्रेरी, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। मतलब अगर मुझे ऐसी लाइब्रेरी खुद की बनानी है, खुद की लाइब्रेरी, तो भी मैं सिखाऊंगा आपको। और उस लाइब्रेरी को मैं दूसरे प्रोजेक्ट में आपको यूज करके भी दिखाऊंगा कि कैसे लाइब्रेरी यूज होती है दूसरे प्रोजेक्ट में। ठीक है। उसके बाद जेडीके आपको लाइब्रेरी भी देता है, वर्चुअल मशीन भी दे रहा है, विजुअल वीएम वर्चुअल मशीन दे रहा है। इसीलिए तो मैंने बताया ये तीनों चीज कौन दे रहा है? जेडीके। इज इट क्लियर? अब रही बात ये जेआरई की। मैं इस फाइल में पहले, सॉरी, इधर मैं कोड सही कर दूं। अब वापस कंपाइल करूं। कंपाइल हो गई मेरी फाइल, सोर्स कोड टू बाइट कोड हो गया। अब इस फाइल को मैं क्या करूंगा? रन जावा पी। एंटर। आ गया आउटपुट हेलो। ठीक है। अब इधर आपको बहुत सारे थोड़े कंफ्यूजन होने चाहिए, अगर नहीं हुए तो आई डोंट नो। ठीक है। अब देखो, आपने इधर जावा सी ए डॉट जावा किया, और सर इधर तो जावा बी किया। तो जावा सी कंपाइलर है। पहले तो मैं आपको यह दिखाता हूं। ये जावा सी जो है उसी से आपकी फाइल कंपाइल हो रही है। लेट वी चेक। इधर मैं नाम चेंज करके विजय करता हूं। ठीक है। अब मैं इसी फाइल को फिर से कंपाइल कर रहा हूं। एंटर। जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज जावा सी अब चेंज होके विजय बन गया है। विजय ए डॉट जावा। कंपाइल हो गई फाइल। अगर नहीं दिख रहा है, सेव डिलीट विजय डॉट जावा बी डॉट क्लास फाइल बन देते हैं। ठीक है। अब मैं वापस जावा सी कर लेता हूं, क्योंकि ये तो सिर्फ दिखाने के लिए था। ठीक है। अब दूसरी चीज ये सीखनी है कि आप स्कूल कॉलेज या कहीं पर भी दूसरी जगह जाते हो तो वहां बोलोगे ना, बिन तक का आपको पाथ कॉपी करवाएंगे और इधर सेट करवाएंगे। राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, देखना राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, एनवायरमेंट वेरिएबल्स, और इधर सेट करवाएंगे पाथ नाम के वेरिएबल में। कहा? पाथ नाम के वेरिएबल। वो क्यों? तो देखो, अगर हमने ये क्लोज कर दिया, वापस CMD ओपन करूंगा, ई ड्राइव में जाऊंगा, CD बेसिक जावा नाम के फोल्डर में गया, जावा सी ए डॉट जावा लिखा, एंटर किया, एरर आई। क्यों? अब तो जावा सी है ही ना। सॉरी, हाँ, मतलब वही सी ड्राइव में आपने देखा ना। अब तो इधर पड़ा है जावा सी, फिर भी क्यों एरर आ रही है? क्योंकि अब वापस वही की वही चीज हो गई। फिलहाल हम ई ड्राइव में बेसिक जावा नाम के फोल्डर में है और हमारा जावा सी डॉट एक्सी फाइल उधर पड़ा है। यही प्रॉब्लम वापस हो गई। इसका सॉल्यूशन वापस सेट पाथ। अब आप हर बार सेट पाथ करोगे तब तो बोर हो जाओगे ना। इसका सॉल्यूशन है कि पार्ट परमानेंट सेट हो जाए। आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, आप कोई भी गेम खेलते हो या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो जिसमें इस तरीके की चीज की जरूरत है, तो 85% सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट पाथ सेट ही हो जाता है। लाइक पाइथन, पाइथन देख लो, एंगुलर देख लो, नोड देख लो। अब नोड सर्वर इंस्टॉल करो, मेरे सिस्टम में नोड सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है। पाथ पे क्लिक किया, ये देखो
npm तक का पाथ बाय डिफॉल्ट स्टोर कर रहा है। पाइथन देखो बाय डिफॉल्ट पाथ स्टोर कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर आपको सीधा जब इंस्टॉल करोगे ना, लाइक समझ लो कि इधर जो भी लैंग्वेजेस पाइथन है, नोड है, उसके अंदर पाथ सेट है। जावा के अंदर हमें बस सिर्फ जब हम जावा इंस्टॉल करेंगे ना, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो हमें बिन तक का पाथ चाहिए, उसको कॉपी कर लो, इधर आओ, न्यू करो, पेस्ट कर दो। वंस अगेन दिखा देता हूं हम इधर कैसे आए थे। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, एनवायरमेंट वेरिएबल्स, पाथ, न्यू, पेस्ट, ओके 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 ओके, क्लोज, cmd, रिफ्रेश, cmd, e drive, cd, बेसिक, जावासी, ए डॉट जावा। ये हमारी फाइल कंपाइल हो गई और ये रन हो गई। इज इट क्लियर? परमानेंट पाथ कैसे सेट होता है, टेम्पररी पाथ कैसे सेट होता है, आपको क्लियर हो गया। अब लास्ट 5 मिनट में आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। जावा सिक्योर लैंग्वेज क्यों है, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तीसरी चीज, जावा में सभी चीज क्लास से स्टार्ट होती है, मतलब जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। क्यों? समझ लो कि मैं इधर क्लास नहीं लिख रहा, जावा ने स्ट्रक्चर ही ऐसे बनाया है कि अगर मैं क्लास ना लिखूं, ये फाइल सेव कर दी, समझ लो कि इधर मैं जावा सी ए डॉट जावा कर रहा हूं, समझ लो कि फाइल कंपाइल हो गई, सिंटैक्टिकल एरर नहीं है, समझ लो नहीं है। तो जेवीएम जब सोर्स कोड में से बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, तो जो भी बाइट कोड की फाइल बनेगी उसका नाम क्या रखेगा, एक्सटेंशन डॉट क्लास रखेगा। वो कैसे पता चलेगा उसको? तो देखो, जिस नाम का आपने क्लास बनाया है ना, लाइक पी, तो उसी नाम की क्लास फाइल बनती है, उसी को बाइट कोड बोला जाता है। ये रहा, जो समझ नहीं आता किसी को। अब देखो, मेरे पास अब सोर्स कोड है नहीं है, मैंने तो सिर्फ डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं cmd को भी क्लोज कर देता हूं। अब मैं दूसरी चीज समझाने वाला हूं, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। क्यों? समझ लो कि ये क्लास फाइल मैंने आपको दी, आपके लैपटॉप में जेडीके इंस्टॉल नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जेडीके की तो क्या जरूरत थी इन 3 चीज के लिए, वो चीज तो आपके पास रेडीमेड पड़ी है। अब सिर्फ आपकी सिस्टम में किसकी जरूरत है, जेआरई, तो आप आपके क्लाइंट के लैपटॉप में जेआरई इंस्टॉल कर दो तो भी चलेगा, दैट्स ऑल, ठीक है। वो थोड़ी कोड लिखने वाला है, उसको तो सिर्फ और सिर्फ cmd ओपन करना है, वो उसके लैपटॉप में सीधा सिस्टम ओपन करेगा, ई ड्राइव में जाएगा, सीडी बेसिक जावा में जाएगा, सीधा जावा भी। सोर्स कोड नहीं है, फिर भी वो रन हो रहा है। अब समझ लो कि ये सोर्स कोड जो भी डिबग हुआ है, मतलब जो क्लास फाइल बनी है, वो समझ लो कि लिनक्स में हुई थी, उससे हमें कोई फर्क, नो फर्क, समझ रहे हो। मैक में हुई हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है कि आपने मैक में कंपाइल की थी कि क्या की थी, सीधा इस सिस्टम विंडोज में मुझे जेआरई की जरूरत है, इंस्टॉल करो, क्लास फाइल रन करो, बात खत्म। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, सीधी बात है, स्टार्टिंग की क्लास से हो रहा है भाई। जब ये क्लास फाइल बनती है, ये क्लास फाइल बनेगी, तब क्या होगा, इसका इंस्टेंस क्रिएट होगा। क्या होगा? इंस्टेंस। ये क्लास बनी ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू कब होगी, जब इसकी मेमोरी एलोकेट होगी तब।
जैसे जैसे मैं आपको यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट की बात करूंगा और ऑब्जेक्ट बनाना सिखाऊंगा ना, आपको डीप में समझ आएगा कि व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। मैं बहुत डीप में समझाने वाला हूँ, डोंट वरी। समझ रहे? समझ लो कि ये क्लास पी था, तभी ये क्लास फाइल बनी, क्लास फाइल बनी तभी उसका इंस्टेंस क्रिएट हुआ, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसका मेमोरी एलोकेशन हुआ। इसलिए तो जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोला जाता है।